ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा बात करते हैं। काफ़ी इंतज़ार किया आप लोगों ने ऑर्गेनिक की क्लास के लिए। बाकी भी क्लासेस आज से चालू हुई हैं। इस समय हमें क्या थॉट प्रोसेस रखते हुए पढ़ाई करनी चाहिए? आपको पता है परिस्थिति के बारे में, कोरोना और इस सारी चीज़ों के बारे में हम पिछले 1 महीने 1.5 महीने में इतना सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो मैं इसमें आपको जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। सावधान रहें, परेशान ना रहें। और वैसे भी हम जैसे आप लोग की बात करें, आप मान लेता हूँ मैं कि आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे स्टूडेंट्स हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसा बोला जा रहा है कि ये इसका एकमात्र समाधान है जिससे हम इसे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की उसे अच्छी प्रैक्टिस होती है। भाई देखिए, आप क्या करते हैं, आप पहले क्या करते थे 11th में, आपने क्या किया? आप इंस्टीट्यूट आते थे, आपकी क्लासेस होती थी, क्लासेस होने के बाद आपको अच्छा खासा होमवर्क मिलता था और आप अपने रूम पर जाकर वो होमवर्क करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं इस तरीके से, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समाधान है जिससे हम इसे बढ़ने से रोक नहीं रहता। तो एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए आप चीज़ों को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग की उसे अच्छी प्रैक्टिस से बात करते थे। आज आप वही आधे घंटे को मैनेज करना है, बाकी तो हमारा वही काम है। हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आपकी क्लासेस होती थी, हमें पूरा का पूरा होने के बाद आपको अच्छा खासा होमवर्क मिलता है, आपको पढ़ाया जाएगा और आप वैसे ही अपने रूम पर जाकर वो होमवर्क ऑफलाइन क्लासेस में था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स जो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा समाधान सिस्टम्स के बारे में भी सोचने के लिए नहीं रहता। यहाँ तो एक लाइव चैट आधे घंटे कर सकते हैं, डाउट्स चीज़ों को थोड़ा क्लियर। इसके अलावा भी हम और अदर पॉसिबल प्रोसेस के बारे में सोच रहे हैं। मटेरियल आपको यहाँ मिलने वाला है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो आपको बस क्या करने की ज़रूरत है, लग जाइए मेहनत करने के लिए। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप मानते हैं परिस्थिति बहुत विषम है, तो ये याद रखें बड़े काम विषम परिस्थितियों में ही होते हैं। 2020 अब आप अपने जीवन में किस लिए याद रखना चाहते हैं? देखिए, कोरोना की वजह से तो 2020 का जब नाम आएगा तो कोरोना तो ज़रूर आएगा, और हम सबके पास एक बहुत अच्छा चांस है कि क्यों ना इस ईयर को हम अपने लाइफ में इस एक और चीज़ के लिए भी याद करें कि इस ईयर हमने बहुत अच्छी मेहनत की और इतनी अच्छी प्रिपरेशन की कि हम अपने कंपटीशन को जो बाकी बच्चों के साथ है उसमें हम आगे गए और जो हमें परिणाम स्वरूप अच्छे रिजल्ट में मिलेगा। देखिए, प्रिकॉशंस लेकर, मेजर्स लेकर हम कोरोना से बच सकते हैं, कोरोना को हरा सकते हैं। उसी तरीके से जैसे अगर आप टीचर की बात सुनते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी जितनी भी दिक्कतें हैं हम उन्हें हरा सकते हैं और फाइनली हम एक अच्छे रिजल्ट में सारी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम एक्चुअली। सावधानियां बरतें, घर के अंदर रहें। जैसा मैंने पहले कहा, स्टूडेंट्स घर के अंदर ही रहता है, पढ़ना होता है, ऐसे इतना सारा काम होता है। तो ये एक अच्छा मौका है। आप में से कई सारे लोग अपने घर पर होंगे, अपने पेरेंट्स के सामने होंगे, पेरेंट्स के पास होंगे, तो ये एक अच्छा मौका है। देखिए, जब मैं छोटा था, मैं पढ़ता था, तो एक थोड़ा सा इशू था कि मैं कितना पढ़ता हूँ ये कई बार मेरे पिताजी को नहीं पता होता था। वो ऑफिस में रहते थे, शाम को आते थे, मैंने दिन में पढ़ लिया, उन्हें लगा बच्चा तो कितना पढ़ता है, एक्चुअली उन्हें पता नहीं होता। तो इट्स अ गुड टाइम। आप घर में एक्चुअली जितना पढ़ते थे 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, और आप फ़ोन पर पेरेंट्स को बताते थे, उन्हें बिलीव नहीं होता था। इट्स अ गुड टाइम टू प्रूव कि भैया देखो, मैं 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो उस पर आज से डाउट मत करना। तो ये एक अच्छी चीज़ हम कर सकते हैं। और 11th में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी। अभी बहुत सारे लोग आप जो हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपकी अलग अलग राय हो सकती है। मैंने 11th में भी कई सारे बच्चों से एक प्रश्न पूछा था। आज भी आप ये सोच सकते हैं कि आप में से कई लोग ऐसी राय रखते होंगे कि सर मेरी ऑर्गेनिक तो बहुत बढ़िया है। ऐसा हो सकता है कि ऐसे बहुत कम लोग हों, लेकिन कई ऐसे होंगे हाँ ओके ओके है। कई लोग ऐसे कहेंगे सर ऑर्गेनिक तो अपने पल्ले नहीं पड़ती। सो एकदम रिलैक्स हो जाएं, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 12th के चैप्टर्स की बात करेंगे। तो जैसे आज हम रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अच्छा चैप्टर है। अच्छा चैप्टर जब भी मैं बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा का मतलब कभी भी टफ नहीं होता। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम 11th के जो चैप्टर्स रहे हैं और 12th के भी आइसोमेरिज्म चैप्टर, जैसे 11th में हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, नॉमेनक्लेचर। सेकेंड चैप्टर हमारा था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी। और अगला चैप्टर कौन सा था हमारा, आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किया,
स्टीरियो आइसोमरिज्म किया, स्टीरियो के अंदर हमने क्या क्या किया, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। जहाँ तक मुझे याद है आप जितने भी बच्चे 11th में आपने जितना पढ़ा है और जनवरी फरवरी में जितना पढ़ा था उसके हिसाब से हमारा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म तक का सिलेबस हो चुका है और मैं ये मानता हूँ कि आपने अच्छी मेहनत की होगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि सर मेरे को जीओसी में भी थोड़ा इशू है, आपके मन में ऐसा हो सकता है कि सर एसिड बेस सिस्टम देखने में मुझे प्रॉब्लम आती है, एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। और भी आप उसमें बोल सकते हैं कि सर मेरे को रेजोनेंस एनर्जी कैसे चेक करते हैं, ये इशू है। जैसे अगर हम जीओसी से निकल कर आगे आएँ आइसोमरिज्म में, तो आपको टॉटोमरिज्म में भी इशू हो सकता है। आइसोमरिज्म स्ट्रक्चरल से छोड़कर स्टीरियो में आए तो आपको कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म या ऑप्टिकल में भी इशू हो सकता है। सो डोंट वरी, मैं अगले 1-2 वीक में कुछ ऐसा प्लान करने वाला हूं जिससे मैं आपके 11th के टॉपिक्स के डाउट्स जो होंगे आपके उन्हें क्लियर करने का हम प्रयास करेंगे और आपके लगभग जो भी डाउट्स होंगे इन चैप्टर्स के वो हम दूर करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपके 11th के कोई चैप्टर्स के टॉपिक्स वीक हैं सो ये मत सोचना कि अभी सर जो पढ़ा रहे हो मेरे को कैसे समझ में आएगा, वो मेरी प्रॉब्लम, वो मैं आपको सिखा लूँगा, आप मेरे ऊपर भरोसा करें उसके लिए, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुने और समझें, और अगर कोई समस्या हो तो आप उसे यहाँ पर लिख भी सकते हैं, अभी कोई इशू नहीं, ठीक है, पक्का। चलें स्टार्ट करें। ओके, सो आराम से सुनेंगे, समझेंगे, बहुत आसान चैप्टर, ये एकदम हलवा है, हम आराम से इसे चालू कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म में ये हमारा टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है, तो अब हम ये सोचेंगे कि सर इसका नाम, इसका मतलब बताओ। हमारे दिमाग में एज ए स्टूडेंट ये क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या है और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ध्यान से सुने, रिएक्शन, हमें सबको पता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस का बहुत बड़ा योगदान होता है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शंस तो होती ही हैं। अब उन रिएक्शंस के बारे में आप क्या बताने वाले हैं, तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ आपको रिएक्शंस की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब होता है किस तरीके से एक रिएक्शन स्टार्ट होकर प्रोडक्ट तक जाती है। ये सीखेंगे कि रिएक्शन किस तरीके से स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट तक जाने के लिए इन बिटवीन क्या क्या होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। तो रिएक्शन की, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की पूरी जर्नी को हम समझेंगे इस चैप्टर में, और फर्स्ट हाफ ऑफ चैप्टर जो होगा उसमें हम इसकी जर्नी को समझेंगे, और सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर जो होगा उसमें हम इस प्रोसेस, इस मैकेनिज्म पर बेस्ड कई सारी रिएक्शंस, कई सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट भी करेंगे, उन्हें कैसे किया जाए ये सीखेंगे। सो रेडी हो जाएं। रिएक्शन मैकेनिज्म। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखिए, आप नोट्स में इसे कैसे लिखेंगे, तो मैं आपको बोर्ड पर समझाते समय एक सीक्वेंस रखूँगा, और जब मैं वो टॉपिक समझा लूँगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इसे अब आपको थ्योरी कॉपी में कैसे लिखना है, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। रिएक्शन मैकेनिज्म पर चलते हैं। तो लेट्स कंसीडर जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब ध्यान से सुनिएगा, हम एक जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन, एकदम सिंपल सी एक ऑर्गेनिक रिएक्शन मान लेते हैं और इसे हम एकदम नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल से रिलेट करेंगे। तो आप सुनिएगा और समझिएगा। लाइक वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपल जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शन। अच्छा, मान लीजिए हमने ए से स्टार्ट किया, क्लियर, ए प्लस बी से हमने स्टार्ट किया, इट्स अ इनिशियल पोजीशन। तो हम इसे क्या बोलते हैं इनिशियल पोजीशन को? रिएक्टेंट्स। और बताइए फिर ये किस में कन्वर्ट होगा? ये कन्वर्ट होगा किसी भी चीज में, आप C प्लस डी लिख सकते हैं, और इसे हम क्या बोलने वाले हैं? प्रोडक्ट, ठीक है। एक जनरल रिएक्शन में A प्लस बी, एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, याद रखें, एक रिएक्टेंट भी हो सकता है, 2 रिएक्टेंट भी हो सकते हैं और ज्यादा रिएक्टेंट भी हो सकते हैं। हमने यहां से इसे स्टार्ट किया और ये प्रोडक्ट तक गया। तो किसी भी जनरल रिएक्शन में रिएक्टेंट होगा, सही है, प्रोडक्ट होगा, सही है। ऐसे हम कई सारी रिएक्शंस एज्यूम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं एक P रिएक्टेंट है और
क्यू प्रोडक्ट। क्या है ये? रिएक्टेंट, और ये क्या है? प्रोडक्ट। बहुत आराम से सुनना, बहुत आसान है। और एक केस मैं और दे रहा हूँ आपको, थर्ड केस। मान लेते हैं हमारे पास आर रिएक्टेंट है और एस प्रोडक्ट है। ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। सारे लोग ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं केस नंबर 1 से। ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को आप इनिशियल पोजीशन, इनिशियल स्टेज मान सकते हैं, और प्रोडक्ट होता है फाइनल स्टेज। चलिए बात करते हैं, जब आप लोग 11th में कोटा में थे तो आपकी दिनचर्या क्या थी? आप सुबह उठते थे, मान लेते हैं, फिर आप नहाते भी थे, धोते भी थे, और तैयार होकर आप न्यूक्लियस एजुकेशन आते थे। तो इसमें समझना, इनिशियल पोजीशन मैंने मान लिया आपका हॉस्टल रूम था। इनिशियल पोजीशन क्या था? आपका हॉस्टल रूम। आप वहां से चलते थे और किधर आते थे? न्यूक्लियस एजुकेशन आते थे। मैंने इनिशियल पोजीशन आपकी रिएक्टेंट है और फाइनल पोजीशन क्या है आपकी? प्रोडक्ट। ठीक है, अब आप तैयार होकर जब आप अपने हॉस्टल से निकले और न्यूक्लियस एजुकेशन आए, तो हर बच्चे का प्रोसेस सेम नहीं रहता होगा। उसी तरीके से हर ऑर्गेनिक रिएक्शन का प्रोसेस सेम नहीं रहता। लाइक सुनो, आप निकले और आप अच्छे बच्चे हैं, आप सीधा किधर आ गए? न्यूक्लियस एजुकेशन। आप सीधा न्यूक्लियस एजुकेशन आ गए। लेकिन आपका जो दोस्त है, मित्र है, वो थोड़ा सा अलग टाइप का है। उसने क्या किया? वो निकला तो अपने घर से, लेकिन वो बीच में कहीं रुका। उसने बीच में थोड़ा स्टे किया, और स्टे करने के बाद वो फिर न्यूक्लियस एजुकेशन पहुंचा। सही है? अब न्यूक्लियस एजुकेशन पहुंचने से पहले और घर से निकलने के बाद वो बीच में कहीं रुका, तो ये जो चीज है इसे हमने कुछ आई बोल दिया, एक इंटरमीडिएट स्टेज। मानते हैं नहीं मानते? ये इंटरमीडिएट स्टेज है। अब आप कहोगे अगर एक हमारा दोस्त है, वो 2 जगह रुकता है और फिर न्यूक्लियस आता है। सही है? अब देखो, इस पे दिमाग मत लगाना कि वो रुकता क्यों, हमें उसके पर्सनल स्पेस में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, वो रुक रहा है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक रिएक्शंस भी होती है। कई ऐसी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं जो आपकी सिंगल स्टेप में हो जाएंगी। 1 स्टेप रिएक्शन बोलते हैं। ये चालू होगी रिएक्टेंट से और सीधा रुकेगी किधर? प्रोडक्ट पर। ठीक है, तो ये 1 स्टेप रिएक्शंस होती हैं। इन रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? बोलिए, 1 स्टेप रिएक्शंस। ये 1 स्टेप रिएक्शन। अच्छा, इसे क्या बोलेंगे? एक स्टेप ये हो गया, जब वो घर से निकला, हॉस्टल से निकला और बीच में किसी पोजीशन पर वो रुका है, और उसके बाद वो यहां पर आया है, तो ये हमारा हो जाएगा 2 स्टेप। ये पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन। क्लियर? नीचे वाला सो ऑन, आप समझ रहे हैं कितने स्टेप हो जाएंगे? यहां पर एक इंटरमीडिएट पोजीशन होगी और यहां एक और इंटरमीडिएट पोजीशन होगी। आप देख सकते हैं। क्लियर? तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? 3 स्टेप रिएक्शन। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सी चीज है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको जो रिएक्शंस मिलेंगी, उनमें से रिएक्शंस सिंगल स्टेप भी हो सकती हैं, 1 स्टेप, सिंगल स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शंस भी हो सकती हैं, 3 स्टेप रिएक्शंस भी हो सकती हैं। अब आप कहोगे सर 3 पर क्यों रुक रहे हो? 4 स्टेप होगी क्या? 4 स्टेप भी हो सकती हैं, और मल्टीपल स्टेप रिएक्शंस भी मिलेंगी जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बस आप यहाँ से इनकी फिलोसफी को समझें क्या है। सिंगल स्टेप रिएक्शन यहाँ से चालू हुई, यहाँ पहुँच गई, इसमें बीच में एक इंटरमीडिएट आया और उस इंटरमीडिएट के बाद वो प्रोडक्ट तक गया। यहाँ पर समझें क्या हुआ? रिएक्टेंट कन्वर्ट हुए इंटरमीडिएट, आप निकले घर से, एक पहली पोजीशन पे रुके, और फिर इस इंटरमीडिएट पोजीशन से एक नए इंटरमीडिएट तक पहुंचे, और उस नए इंटरमीडिएट से हम प्रोडक्ट तक गए। तो ऐसे ही आपको ऑर्गेनिक में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस देखने को मिलने वाली हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके और अंदर जाते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर हम और क्या पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ आपको, अगर 11th का पहला टॉपिक याद होगा तो हमने जो पढ़ा था नोमेनक्लेचर, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, और वो चीज़ ये थी जिसमें हमने पढ़ा था कि, ध्यान से सुने, हमने पढ़ा था बॉन्ड ब्रेकिंग, अगर आपको याद हो। इसमें हमने 2 टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग पढ़ी थी, होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग, हेटेरोलिटिक बॉन्ड, याद है आपको? हाँ, ठीक है, उसी चीज़ की बात करते हैं। क्या आप मुझे बताइए, कोई भी रिएक्शन बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन के बिना हो सकता है? बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन के बिना नहीं, ये प्रोसेस इसमें जरूर से जरूर इन्वॉल्व होगी ही होगी।
सही बात है। तो अब अगर हम मानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अच्छा सोचो जरा आप, ना बॉन्ड बनी ना बॉन्ड टूटी, तो केमिकल रिएक्शन हुई ही नहीं। अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं, ऑर्गेनिक के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ये एसेंशियल पार्ट होता है। तो यहां पर भी हुआ होगा, यहां पर भी हुआ होगा, यहां पर भी हुआ होगा, और आगे इस टाइप की जितनी रिएक्शंस हैं सब में बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन ये इन्वॉल्व रहा होगा। अच्छा, अब इससे हम क्या पता कर सकते हैं? ध्यान से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता कर सकते हैं। ये वन स्टेप प्रोसेस है, ये वन स्टेप रिएक्शन है। आप कह रहे हो रिएक्शन चालू हुई और यहां पर आकर कंक्लूड हो गई, खत्म हो गई, और अब मैं इसमें बोल रहा हूं कि बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर जब ये वन स्टेप चालू हुआ और सीधा प्रोडक्ट पर रुका और दोनों चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो कब हुई होंगी? बॉन्ड कब टूटी होगी और बॉन्ड बनी कब होगी? सो थिंक प्रॉपरली, केयरफुली, आपको खुद आंसर मिल जाएगा। अगर एक ही स्टेप है तो उसी स्टेप में ही बॉन्ड बनी होगी और उसी स्टेप में ही बॉन्ड टूटी होगी। याद रखें, ये जो यहां से यहां तक गया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, डायरेक्ट वन स्टेप में इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियस इन्वॉल्व है। देखिए, ये आपने यहां से पता किया है कि वन स्टेप रिएक्शन में बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग ये क्या होगा बताइए? साइमल्टेनियस होगा, एक ही टाइम पर होगा। सही है या नहीं? तो इस चीज को समझें। अब थोड़ा सा आप इसी प्रोसेस पे और दिमाग लगाएं, आपको लॉजिक और पता चलेगा। एक और चीज पता चलेगी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक की केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं, तो इन मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस रिएक्टेंट में कौन सा आइटम जरूर होगा बताइए? कार्बन। क्या जरूर होगा? कार्बन। अब अगर कार्बन है तो बताइए कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। बनाता है नहीं बनाता है? कार्बन अगर 4 बॉन्ड बनाता है और मैं आपको बोल रहा हूं कि ये एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन भी कर रहा है, बॉन्ड ब्रेकिंग भी कर रहा है, तो कार्बन है, 4 बॉन्ड्स हैं इसकी, ठीक है, और रिएक्शन चालू हुई तो इसकी कोई बॉन्ड टूट रही होगी, ठीक है, और उसी समय कोई बॉन्ड बन भी रही होगी। तो एसेंशियली आप देखें कि कार्बन कितनी वैलेंसी से जुड़ा हुआ दिखेगा आपको? 5 से 4 तो उसकी ओरिजिनली है, एक टूट रही है। देखिए, टूटी नहीं है, वो ब्रेक हो रही है, और उसी समय एक चीज उससे जुड़ भी रही है, क्योंकि सिंगल स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस फिनोमेना है। तो इसलिए कार्बन जो है वो आपको यहां पर पेंटावैलेंट दिख रहा है। 4 तो ऑलरेडी है उसकी वैलेंसीज, एक वैलेंसी ब्रेक हो रही है, मतलब वो पार्शली ही सही लेकिन कार्बन से अटैच्ड होगी, और आपकी जो चीज रिएक्टिंग है, जो उससे रिएक्ट कर रही है, वो बॉन्ड बना रहा है। तो भाई अभी आपको कार्बन कैसा दिख रहा है इसमें? क्लियरली माने ना माने, इसमें कार्बन पेंटावैलेंट होगा। अब जरा ध्यान से समझें, कार्बन पेंटावैलेंट कहां होगा? यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। कार्बन पेंटावैलेंट होगा रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में ट्रांजिशन के दौरान। कब होगा बताइए कार्बन पेंटावैलेंट? यहां तो नहीं होगा, यहां तो कार्बन 4 ही बॉन्ड बनाएगा, यहां प्रोडक्ट में भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जब ट्रांजिशन हो रहा है, उस ट्रांजिशन के दौरान कार्बन कैसा होगा बताइए जरा? पेंटावैलेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वन स्टेप रिएक्शन में पेंटावैलेंट कार्बन कहां होता है, तो आप बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट में होता है। किस में होता है? ट्रांजिशन। रिएक्टेंट स्टेज में नहीं होता, प्रोडक्ट स्टेज में नहीं होता, ट्रांजिशन स्टेट में होता है। तो हम यहां बोलेंगे कि ये है आपका ट्रांजिशन स्टेट। ओके, सो वापस चलते हैं और फिर से हमने अभी जो पढ़ा उसे एक बार देखते हैं। हमने कुछ जनरल ऑर्गेनिक रिएक्शंस कंसीडर की हैं, और इसमें ये टाइप्स हैं 1 2 3। एक टाइप जिसमें हम डायरेक्ट अपने घर से निकल के न्यूक्लियस पहुंच गए, मतलब रिएक्टेंट जो है वो बिना रुके किसी इंटरमीडिएट स्टेज पर प्रोडक्ट पे आ रहा है, इसे हमने वन स्टेप रिएक्शन बोला। वन स्टेप रिएक्शन तो हमें पता है, वन स्टेप रिएक्शन हमने यहाँ मेंशन किया। अब कोई भी रिएक्शन है तो बॉन्ड फॉर्मेशन बॉन्ड ब्रेकिंग है। अब वन स्टेप है तो ये साइमल्टेनियस होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली ही होगा। चलें, और हमने एक चीज पता की, अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस है तो कार्बन जो टेट्रावैलेंट था रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में,
उसे इन बिटवीन जो ट्रांजिशन स्टेट होगा उसमें पेंटावेलेंट होना पड़ेगा। तो ये कार्बन पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट है। तो ये आप समझ लें और इंटरेस्टिंगली अपने दिमाग में भी रख लें, ऐसी किसी भी रिएक्शन में, पूरी ऑर्गेनिक की बात कर रहा हूं, पूरी ऑर्गेनिक में ऐसी किसी भी रिएक्शन में आपको इंटरमीडिएट नहीं मिलता। यहां केवल ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि इंटरमीडिएट मिलते ही आपकी वन स्टेप रिएक्शन टू या फिर और मल्टी स्टेप रिएक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये आपको कैसे लिखना है, देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म की आप, ये तो चैप्टर हो गया, ये स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ये लिखेंगे और यहां पर आप रखिएगा 6 to 8 लाइन गैप, और इस गैप में आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने, और इसके अलावा आप इसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में इसे पूरा एक्सप्लेन यहां पर कर सकते हैं। सिमिलरली अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इसके बाद हमने यहां क्या सीखा, यहां क्या होगा एक बताइए, ट्रांजिशन स्टेट होगा। वन स्टेप रिएक्शन में एक रिएक्टेंट से दूसरी चीज के कन्वर्जन के बीच में, ट्रांजिशन के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट आएगा। अब हम सेकेंड रिएक्शन पर चलते हैं। ये रिएक्टेंट है, ये आपका इंटरमीडिएट है और ये आपका प्रोडक्ट है। तो यहां पर पहला ट्रांजिशन क्या हुआ है, देखें सारे लोग देखें और बताएं पहला ट्रांजिशन क्या हुआ है। पी से पहला ट्रांजिशन हुआ है कि आपको एक इंटरमीडिएट मिला है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन से मिला है। सेकेंड ट्रांजिशन क्या हुआ है बताइए, इंटरमीडिएट जो है वो आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। तो लॉजिकली ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये देखिए एक ट्रांजिशन स्टेट यहां है, इसे मैं बोल देता हूं TS1, और ये एक ट्रांजिशन स्टेट यहां है, इसे मैं बोल देता हूं TS2। तो मेरे भाई ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ध्यान से देखें इंटरमीडिएट है, ये देखें ये इंटरमीडिएट यहां पर है। अच्छा अब आप थोड़ा सा सोचो, अब आप कहोगे यहां इंटरमीडिएट नहीं है, यहां इंटरमीडिएट है। हाँ, क्योंकि ये वन स्टेप है, ये मल्टी स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन है, 3 स्टेप है, 4 स्टेप, सब में इंटरमीडिएट आएगा। याद रखो ट्रांजिशन स्टेट ये तो बहुत एसेंशियल चीज है। अगर ट्रांजिशन आप ऐसे आपके किसी के दिमाग में आ रहा है कि सर ट्रांजिशन स्टेट होना जरूरी है क्या, अरे यार एक बात बताओ, केमिकल रिएक्शन क्यों करा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं कि कुछ रॉ मटेरियल से हम कुछ प्रोडक्ट बनाएं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में ट्रांजिशन करें। अगर आप ट्रांजिशन करना चाहते हैं, मतलब अगर आप एक केमिकल रिएक्शन करना चाहते हैं, तो ट्रांजिशन स्टेट तो एसेंशियल हो गया। तो कोई भी एरो जो रिएक्शन में आपको दिखता है उसमें अगर इधर से इधर कुछ नया बना है तो बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट होगी ही होगी। जैसा यहां आपने देखा ट्रांजिशन स्टेट, यहां देखा आपने ट्रांजिशन स्टेट, तो यहां पर ये जो रिएक्शन है इसमें इंटरमीडिएट है। आप अगर ये ना बोले यहां ट्रांजिशन स्टेट है, यहां ट्रांजिशन स्टेट है, यहां ट्रांजिशन स्टेट है, क्योंकि हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट। आप ये बोलें कि वन स्टेप में इंटरमीडिएट नहीं होता, और यहां पर अगर हम बात करें बाकी मल्टी स्टेप रिएक्शंस में इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। तो यहां आपको इंटरमीडिएट देखने को मिला है। सिमिलरली अगर मैं थर्ड उसमें चलूं, ओके सो बताओ यहां कितने ट्रांजिशन स्टेट्स इन्वॉल्व होंगे सारे लोग। रिएक्शन 3 देखें, यहां आपका एक ट्रांजिशन स्टेट है, यहां 2 ट्रांजिशन स्टेट है, और रिएक्शन 3 में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। सो मैं वेट कर रहा हूं, आपको बताना है रिएक्शन 3 में टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। हम डिलीट कर रहे हो क्या? ओके सो फॉर रिएक्शन 3 मुझे आंसर्स मिल रहे हैं। ये काफ़ी तेजी से जा रहे हैं। भारत, सूरज, कशिश, ऋतिक, शुभम, वैभव, निर्मन्यु, एकांश, सुधीर, सबके सही आंसर हैं। आशीष, मुस्कान, 3 आंसर्स, ठीक है। सारांश, वैभव, उमेश, हर्ष, ऋतिक, ओके ये बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने। ये TS1, ये TS2 और ये TS3, 3 ट्रांजिशन स्टेट
बिल्कुल सही। पहले ट्रांजिशन स्टेट से क्या हुआ है, आपका रिएक्टेंट फर्स्ट इंटरमीडिएट में ट्रांजिट हुआ है, चेंज हुआ है। दूसरे ट्रांजिशन स्टेट से क्या हुआ है, ये इंटरमीडिएट अगले इंटरमीडिएट में गया। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में क्यों गया या कैसे गया। सो डोंट वरी, हम सीक्वेंस के साथ इस चैप्टर में आगे अगली क्लास में ये बिल्कुल समझेंगे कि एक इंटरमीडिएट दूसरे इंटरमीडिएट में कैसे जाता होगा और क्यों जाता होगा, दोनों बातों को समझेंगे। तो 3 ट्रांजिशन स्टेट। चलिए अब एक और क्वेश्चन पूछूंगा, और इस क्वेश्चन के लिए आपको पता है मैं क्लास में चैलेंजिंग क्वेश्चन देता था, चॉकलेटी क्वेश्चन, याद है आपको। चलिए तो यहां पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं और प्रयास करें, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे जितने भी हैं सारे तैयार हो जाएं। पहला, आप मुझे बताओ फॉर रिएक्शन नंबर 3 आप मुझे बताएं मिनिमम और मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स हो सकती हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। तो ये आपको पता करना है, मैं आपको समय दे रहा हूं, आप लें, 20 सेकेंड है आपके पास। और आपको क्या बताना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, फॉर थर्ड रिएक्शन मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स आपको 3 स्टेप रिएक्शन के लिए बताना है। ये 3 स्टेप रिएक्शन है। हम रिएक्टेंट से चालू करें, एक इंटरमीडिएट पर गए और वो इंटरमीडिएट एक और इंटरमीडिएट पर गया और वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो आपको ये पता करना है कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने ट्रांजिशन स्टेट्स यहां पर होंगी। ओके, आंसर्स आ रहे हैं। मिनिमम में 3 ही आ रहा है। प्रशांत कुमार बोल रहे हैं मिनिमम 1, पुष्पेंद्र बोल रहे हैं 1, मिनिमम 2, सॉरी मिनिमम आंसर इसका 3 ही है। काफी लोगों का मिनिमम 3 है, 1 और 2 वाले आपका आंसर सही नहीं है। मिनिमम आंसर तो 3 है, क्योंकि 3 तो हमें साफ साफ दिख रहा है, TS1, TS2, TS3, मिनिमम 3 हैं। मैक्सिमम में 3 आंसर हैं अभी तक सबके, मिनिमम तो 3 ही रहेगा, मैक्सिमम अभी तक मुझे एक किसी बच्चे ने इनफाइनाइट लिखा है, इट्स नॉट अ राइट आंसर, इनफाइनाइट नहीं होंगे। ओके, नहीं इनफाइनाइट नहीं, थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको एक क्लू भी दे सकता हूं इसमें। आप अगर थोड़ा सा इसमें स्टीरियो का एंगल लें, देखिए 3 स्टेप हैं, 3 स्टेप हैं तो 3 ट्रांजिशन स्टेट्स तो हमें साफ साफ दिख रही, तो 3 से ज्यादा कितनी हो सकती हैं। एक किसी बच्चे ने 5 बोला है, रितेश ने 5 बोला है, पीयूष ने 5 बोला है, पुष्पेंद्र ने 5 बोला है। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, आप करीब हैं, पुष्पेंद्र पवार 5 बोल रहे हैं। ये मानव कुमार, विक्रांत, वैभव, ये 3 नाम मुझे दिखे अभी जल्दी से, और भी हैं बहुत सारे, किशन महेश्वरी, यस, विक्रांत, आपने दिया है आंसर 6। ओके, सो ये 4-5 नाम मैंने जो लिए हैं बिल्कुल सही आंसर है, 6 इज अ राइट आंसर। मिनिमम नंबर ऑफ टीएस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका 3 है। बहुत सारे 6 आंसर्स हैं, मोहित, रवि, शिवांगी, 6 आंसर्स हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 6 हैं। देखिए ये ऐसा हो सकता है कि आपका जो IN डॉट है, ये जो बन रहा है, ओके, तो जो बॉन्ड ब्रेक हो रही है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट में जो चीज बनी हो वो क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव, क्या हो, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। PK पुरम, पीयूष, समय, रितेश, अपूर्व, आशीष, सौम्या, निमेश। ओके, यहां देखते हैं, हम ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जब रिएक्शंस कर रहे होंगे एप्लीकेशन में, तो मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें स्टेप्स 2 होंगे, ट्रांजिशन स्टेट 2 से ज्यादा होंगी, 4 होंगी, 3 होंगी। तो मैक्सिमम जो है हम ये मान रहे हैं कि हर ट्रांजिशन स्टेट जो है वो एनंसियोमेरिक फॉर्म में हो सकता है, और उस केस में आपको मुकुल मिनिमम 3 मैक्सिमम 6 बिल्कुल सही है। तो ये एनंसियोमेरिक फॉर्म में होने की वजह से यू वुड फाइंड, अब आप कहोगे सर तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है,
ध्यान से देखें, एनेंसियोमर्स डिफरेंट होते हैं, तो काउंटिंग में तो वो 2 आएंगे, लेकिन वैसे जब हम एनर्जी ग्राफ में अभी हम सीखेंगे ड्रॉ करेंगे तो वो 3 ही पॉइंट्स दिख रहे होंगे, लेकिन सिंस वो डिफरेंट होते हैं इसलिए हम उसे मैक्सिमम 6 में काउंट करेंगे। और अगर आपको इसका एग्जांपल जानना है तो जैसा मैंने बोला सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर में हम करेंगे इस मैकेनिज्म पर क्वेश्चंस, तो वहां मैं डेफिनेटली ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा आपको जिसमें 2 स्टेप या 3 स्टेप में नंबर ऑफ स्टेप से ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी। ओके, सो आप लोग फिर से सुने, आपको इसे लिखना कैसे है। पहली 2 लाइंस बिल्कुल सेम, फिर ये रिएक्शन, यहां पर 6 से 8 लाइन के गैप में जितनी भी बातें आपने समझी हैं कि 1 स्टेप है, बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग साइमल्टेनियस होता है, यहाँ पर कार्बन पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट होता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं होता है, 1 स्टेप में ही रिएक्शन कंप्लीट, ये सारी चीजें आपको यहाँ लिखनी। यहाँ पर भी आप देखें, फिर ये रिएक्शन लिखेंगे, बीच में गैप, और यहां पर जब आप लिखेंगे तो यहां आप क्या क्या चीजें लिख सकते हैं। यहां आप लिखेंगे भाई 2 स्टेप है जैसे, तो बताइए किसी एक स्टेप में बॉन्ड टूटी होगी, किसी एक स्टेप में बॉन्ड बनी होगी, ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, तो यहां पर आप लिख सकते हैं किसी भी स्टेप में हो सकता है, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड ब्रेकिंग भी इन्वॉल्व है, इंटरमीडिएट भी बना है, ट्रांजिशन स्टेट्स भी हैं, और सो ऑन। आप यहां पर भी 3-4 लाइन जरूर लिखें। सो ये हमने जो अभी अभी बात की, ये कुछ जनरल रिएक्शंस के बारे में बात की, और अब हम जो बात करेंगे ये आप लोग इस फॉर्मेट को लिख लें। फर्स्ट गैप लिख लें, आराम से घर में बैठ के सारे पॉइंट्स लिखेंगे, सेकेंड एंड थर्ड। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन्हीं रिएक्शंस के लिए एनर्जी कर्व बनाऊंगा, इन्हीं रिएक्शंस के लिए एनर्जी कर्व। अच्छा, क्या होता है कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व, कुछ नाम ऐसे होते हैं केमिस्ट्री में स्पेशली जिन्हें सुनकर हमें थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, स्पेशली पोटेंशियल एनर्जी कर्व। आपको याद है हमने इस पर काम किया था कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, वहां पर भी हमने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाए थे। पोटेंशियल एनर्जी कर्व में ओके, शुभम गुप्ता बोल रहे हैं कि इन्हें कुछ समझने में इश्यू है, तो हाँ, एक अक्षत ने पूछा है सेकंड में मैक्सिमम 4 हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, मैक्सिमम 4 हो सकता है। और अगर हम बात करें, हाँ 6 के बारे में फिर से बता रहा हूं, दरअसल ये एक जनरल टाइप है, हम इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे, और एग्जाम्पल्स में हम डेफिनेटली तब हमारे सामने रिएक्टेंट एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उस पर कौन रिएक्शन कर रहा है, हमारे पास एक रीजेंट होगा, और हम पूरा प्रोडक्ट तक जा रहे होंगे, तो एक एक स्टेप में हमें ये चीज बहुत क्लियर दिख रही होगी। फिलहाल ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट, चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, आप बिल्कुल समझ पाएंगे। आर मान लीजिए यहां तक आया है, रिएक्टेंट जो है वो यहां तक आया है, और इस दौरान मान लेते हैं रिएक्टेंट पर किसी चीज ने, सॉल्वेंट ने या कैटलिस्ट ने, किसी चीज ने इसे यहां से यहां लाने में इसकी मदद की है, ठीक है, किसी ने इसे यहां से यहां लाने में मदद की है। तो जो रिएक्टेंट यहां से यहां आ रहा है, उस दौरान जो भी रीजेंट या कैटलिस्ट रीजेंट या कैटलिस्ट उसे यहां से यहां लाएगा, वो इस आर से टॉप और बॉटम दोनों तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब अगर वो टॉप और बॉटम दोनों तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, आपको पता है प्लेनर चीजें जो होती हैं, पूरी ऑर्गेनिक के लिए बोल रहा हूं, फिर से ध्यान दो, पूरी ऑर्गेनिक के लिए बोल रहा हूं, प्लेनर चीजें जो होती हैं, अब बताओ क्या क्या प्लेनर मिलेगा हमें मिलेगा कार्बोकेटाइन, कार्बोटाइन जानते हैं ना, कार्बोटाइन प्लेनर मिलेगा, एल्कीन प्लेनर मिलेगी, और फ्री रेडिकल ये प्लेनर मिलेगा। तो जहां पर भी sp2 कार्बन आ रहा है, देखिए मैंने तीनों केसेस जो लिए हैं sp2 कार्बन के लिए, तो आप ये मान लें जहां भी sp2 सेगमेंट आएगा वो प्लेनर होगा। अब प्लेनर चीजों पे कोई भी अटैक जब होता है पूरी ऑर्गेनिक में, तो वो दोनों साइड से पॉसिबल होता है। अगर आपका मॉलिक्यूल ऐसा है तो हम टॉप और बॉटम की बात करेंगे, अगर आपका मॉलिक्यूल प्लेनर ऐसा है तो हम लेफ्ट और राइट की बात करेंगे। तो उसी तरीके से जब ये रिएक्टेंट इस इंटरमीडिएट में आया है, तो उस दौरान इससे रिएक्ट करने वाला या इंटरेक्ट करने वाला रीजेंट या कैटलिस्ट इससे दोनों तरफ से भी इंटरेक्ट कर सकता है, और आपको जो इंटरमीडिएट्स मिलेंगे, जो ट्रांजिशन स्टेट्स मिलेंगी इंटरमीडिएट से पहले, वो 2 ट्रांजिशन स्टेट्स हो सकती हैं टॉप और बॉटम से। अच्छा, अब आप कहोगे ये 2 चीजें डिफरेंट कैसे होंगी, तो इसके लिए आपको ऑप्टिकल याद करना होगा। थोड़ा सा याद आया आपको कि टॉप और बॉटम
वाली दो जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर्स में अगर सिमेट्री एब्सेंट होगी, सिमेट्री में ऑप्टिकल की बात कर रहा हूं, अगर सिमेट्री एब्सेंट होगी तो आपको पता है वो दो ट्रांजिशन स्टेट्स होंगी, उसी तरीके से दो यहां पर और उसी तरीके से दो यहां पर, मैक्सिमम की हम बात कर रहे हैं, इसलिए 6 यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट है। ओके, सो आपको क्या करना है मैंने पहले बताया, इस रिएक्शन के बाद यहाँ पर इसे लिखना है पॉइंट्स, इसे लिखने हैं पॉइंट्स, ये पॉइंट्स यहाँ लिखने हैं। और अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में बात करेंगे कि हम इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व कैसे बनाएं। याद रखें पोटेंशियल एनर्जी कर्व जो है, कई बार थोड़ा सा हमें ये टर्म डराता है, बट बिलीव मी बहुत आसान, बहुत इजी है पोटेंशियल एनर्जी कर्व। ये मैं आपको इन तीनों रिएक्शंस के लिए बताऊंगा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। आराम से सुने, 1 मिनट में सीख जाएंगे आप, बहुत इजी है। तो मैं आपको पहली जो रिएक्शन है इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और जो बाकी हैं सबके लिए हम बनाएंगे। तैयार हो जाइए, बहुत आसान है। देखिए आगे आप जो पढ़ रहे हैं, अगर ये पहले 2 लेक्चर में जो भी चीज़ें आ रही हैं, ये अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा। आप आराम से, मैं आपको रिएक्शंस दूंगा और आप उसे पूरा कंप्लीट करके प्रोडक्ट बनाकर दे देंगे। आइए यहाँ बात करते हैं। ओके, सो देखिएगा, जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाते हैं तो आपको पता है हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका यहाँ पर हमने बना लिया, ये यहाँ पर है, और ये हमने यहाँ पर ये एक्सिस बना लिए हैं, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया है पोटेंशियल एनर्जी। क्या ले लिया है? पोटेंशियल एनर्जी। वाई एक्सिस जो है वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर भी देखें क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी, वाई एक्सिस। इसे थोड़ा सा इधर रख लेते हैं। ओके, अब बहुत आराम से सुनिएगा। फर्स्ट केस में ये रिएक्टेंट है, तो आपका जो रिएक्टेंट होगा वो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ होगा। ये कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, कंटेनर में लेते हैं इन अप्रोप्रिएट सुटेबल कंडीशंस, तो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट कोलिजन क्या होगा? यहां से रिएक्शन स्टार्ट होगी, ठीक है। और कैसे होंगे? कोलिजन से क्या होगा? सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लगेगी। ये देखिए, ठीक है। तो यहां हमने कहां से स्टार्ट किया बताइए? रिएक्टेंट से, ठीक है। और ये देखिए कोलिजन्स होते हैं, तो आपने दरअसल काइनेटिक्स थोड़ा सा इन्वॉल्व होता है, और काइनेटिक्स आप फिजिकल में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो यहां पर बस इतना है कि ड्यू टू दैट कोलिजन्स, जब मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं तो हर कोलिजन प्रोडक्टिव हो, आई मीन्स प्रोडक्ट तक जाए, कोई जरूरी नहीं है। इसलिए नंबर ऑफ कोलिजन्स बहुत सारे होते हैं किसी रिएक्शन के दौरान, लेकिन कुछ कोलिजन्स जिनका ओरिएंटेशन और एनर्जी परफेक्ट होती है, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लायक होते हैं। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ही होती है, और इस चीज को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और यही है आपका वो ट्रांजिशन स्टेट जिसकी हमने बात की है। तो मेरे भाई ये है वो ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट हो गया, ये ट्रांजिशन स्टेट हो गया, और ये हम आ गए प्रोडक्ट पर। किधर आ गए? प्रोडक्ट पर। और भाई आपको मिल गया है पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर वन स्टेप रिएक्शन। ये पोटेंशियल एनर्जी कर्व, रिएक्टेंट यहां से स्टार्ट हुआ, ये देखिए एनर्जी सिस्टम की बढ़ रही है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये ट्रांजिशन स्टेट, और यहां से ये देखिए ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। ओके, ये आपकी वन स्टेप रिएक्शन के लिए पोटेंशियल एनर्जी कर्व है। किसी भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व में, सारे लोग ध्यान से सुने, किसी भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व में शुरुआत का जो एनर्जी लेवल है वो रिएक्टेंट ही होगा, लास्ट वाला जो है वो प्रोडक्ट ही होगा। और ध्यान से सुने, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जितने भी मैक्सिमा होंगे जितने भी मैक्सिमा होंगे वो सारे के सारे ट्रांजिशन स्टेट, सारे के सारे ट्रांजिशन स्टेट, जितने भी मैक्सिमा होंगे, मैक्सिमा जो है वो ट्रांजिशन स्टेट होंगे,
क्लियर? तो इस ग्राफ को देखकर आप बता सकते हैं इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितने, काउंट मैक्सिमा। क्या करेंगे आप? काउंट मैक्सिमा। लेकिन फिर यहां पर वही वाली चीज वैलिड है, मिनिमम नंबर ऑफ टीएस, तो आप बिल्कुल सही बता सकते हैं। किसी ने पूछा है एक्स एक्सिस पर क्या है, अंश चौधरी, एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, टाइम लगा सकते हैं आप, टाइम है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है, उसके कोऑर्डिनेट्स हम यहां पर ले सकते हैं, ये प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है यहां पर। ओके, तो ये मैक्सिमा, हमने बोला मैक्सिमा क्या होगा, हमेशा ट्रांजिशन स्टेट होगा। बात करते हैं हम सेकेंड रिएक्शन की। तो सेकेंड रिएक्शन में आप मुझे बताएंगे कितने मैक्सिमा आएंगे, बताएगा क्या कोई, कितने मैक्सिमा आएंगे यहां पर सेकेंड में, ग्राफ में कितने मैक्सिमा आएंगे? ओके, यहां पर आते हैं, यहां पर हम फिर से स्टार्ट करें, ये क्या है हमारा रिएक्टेंट, लेट्स स्टार्ट इट, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट हमने स्टार्ट किया, पहला ट्रांजिशन स्टेट ये आया, आप देखिए ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये आपको मिला पहला इंटरमीडिएट। क्लियर? इंटरमीडिएट आपका जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से ऊपर ही रहेगा। अच्छा, क्या मैं ये मान लूं? ओके, आंसर मिले 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 इत्तेफाक से दोनों सही होंगे, क्योंकि मैं ऐसा मान रहा हूं कान्हा, राजकुमार, आबिसार, आदित्य, ओके, इंडियन करके भी कोई है, गौरव, निशांत, शान, ऋषभ, 2 और 4 जो है, देखिए 2 मिनिमम करके आप बोल रहे हैं, 4 वाले मैक्सिमम बोल रहे हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं। ओके, तो मैं बोल रहा था पोटेंशियल एनर्जी, आपको ये पता है कि पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो बताइए मॉलिक्यूल या इंटरमीडिएट स्टेबल या अनस्टेबल, क्या बोले बताइए? अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट मैं ज्यादा हाई एनर्जी पर बना रहा हूं, तो आप बताएं वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल? हाँ बताएं, आंसर करें। ओके, हमें पोटेंशियल एनर्जी अगर किसी चीज की ज्यादा है तो वो क्या होगा, स्टेबल या अनस्टेबल? सदानंद, आस्था, मोनिका, कान्हा, वैभव, आदित्य, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबका आंसर सही है। पुष्पेंद्र, सुशांत, काव्या, वेरी गुड, सोनू, ओल्ड इज गोल्ड, ओके, सही है सही है। अनस्टेबल, सबका एक आंसर बीच में स्टेबल भी है, वो गलत है। इंडियन गेमिंग, ओके, कौन है ये नहीं पता, लेकिन आंसर मोस्टली शिवम गलत है भाई, स्टेबल नहीं होगा। पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा है तो वो चीज अनस्टेबल ही होगी। वेरी गुड, मैक्सिमम आंसर जो हैं वो सही हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी, देखिए इंटरमीडिएट जो होता है, इंटरमीडिएट आपका आगे चलकर पढ़ेंगे ये क्या होंगे, कार्बोकेटायन होंगे, फ्री रेडिकल्स होंगे, कार्बीन, ऐसी सारी चीजें आप पढ़ेंगे, ये इंटरमीडिएट्स में आएंगी। और ये इंटरमीडिएट्स अनस्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे अनस्टेबल होते हैं, और इसीलिए ये क्या करते हैं, आगे जाते हैं प्रोडक्ट में या किसी और, जैसे ये देखिए ये अनस्टेबल। अब आप कहोगे कि ये अनस्टेबल जो है, किसी ने लेस स्टेबल भी लिखा है, गुड, ये देखिए अनस्टेबल से अब आप ये भी कहोगे सर एक अनस्टेबल दूसरे अनस्टेबल में जा रहा है, इनमें रिलेटिव डिफरेंस होगा, ये भी अनस्टेबल है ये भी अनस्टेबल है, लेकिन अगर ये यहां से यहां गया तो रिलेटिवली इसकी स्टेबिलिटी इस वाले से थोड़ी ज्यादा होगी। आइए फिलहाल हम इसका ग्राफ बना रहे थे, और इंटरमीडिएट क्या होता है, जैसा आप सबने बोला अनस्टेबल, तो ये यहां पर रहेगा, रिएक्टेंट लेवल से ऊपर रहेगा। और उसके बाद एक नया ट्रांजिशन स्टेट, ये देखिए ये, अब ये जो नया ट्रांजिशन स्टेट, ये नया ट्रांजिशन स्टेट पहले वाले ट्रांजिशन स्टेट से कम या ज्यादा कुछ भी हो सकता है। ये जो नया वाला ट्रांजिशन स्टेट है ये पहले वाले से ज्यादा स्टेबल भी हो सकता है और कम स्टेबल भी हो सकता है। अच्छा बताओ, अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो फिर मुझे TS2 को नीचे बनाना चाहिए, इससे नीचे, और अगर ये कम स्टेबल है तो TS2 ऊपर जाएगा। यहां पर मैं कुछ ऐसे बनाता, फिलहाल मैं मान रहा हूं कि TS2 TS1 से ज्यादा स्टेबल है, और ये देखिए ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, ये है प्रोडक्ट,
ये है दोस्त रिएक्टेंट। और जैसा कि मैंने स्टेप 1 रिएक्शन में आपको बताया हुआ है वही यहाँ पर देखें और बताएं। चलिए, पहला क्या होता है? पहला रिएक्टेंट, ओके। ये क्या होता है? लास्ट वाला क्या होता है? हाँ, पीछे वालों, हाँ, मोहित जैन, बिल्कुल इन्हें क्लास की याद आ रही है, बिल्कुल 2 3 4, ओके। देखिए, पहला होता है रिएक्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी कर्व में पहला रिएक्टेंट, आखिरी वाला प्रोडक्ट, जैसा यहां पर मैंने बताया था। मैक्सिमा क्या होते हैं आपके? हाँ, ट्रांजिशन स्टेट। तो भैया 2 मैक्सिमा है, तो 2 ट्रांजिशन स्टेट हो गए। तो ये आ गया आपका TS1, ये आ गया TS2, TS1 TS2। और मिनिमा याद रखें, पहले और आखिरी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितने भी मिनिमा होंगे, ये सारे के सारे मिनिमा आप इंटरमीडिएट काउंट करेंगे। क्या काउंट करेंगे? इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट, ओके। सो जो रिएक्शन थर्ड है, रिएक्शन थर्ड, इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है? आप सारे बच्चे बनाएंगे। रिएक्शन थर्ड जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी कर्व, और इसे मैं अगली क्लास में, इसे हम अगली वैभव पोरवाल बोल रहे हैं, लिखने का टाइम दे दीजिए सर। ओके, आप एक काम करेंगे, ये वीडियो उसके बाद न्यूक्लियस के यूट्यूब चैनल, अच्छा, आप इसे पॉज पर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद वापस सुन सकते हैं, वहीं से चालू होगा, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। आपकी ये प्रॉब्लम थोड़ी सी पहले भी थी, तो आप उसे आराम से अभी तो आपके हाथ में हो गया कंट्रोल, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसके बाद वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं, रिज्यूम करेंगे, वहीं से आगे बढ़ेगा। ओके, गुड। सारांश ने तो बना भी लिया, वेरी गुड। संजय, इन्होंने ग्राफ बना लिया है, बहुत अच्छे। तो ये आप थर्ड वाला बनाएंगे। तो आज हमने जो बेसिकली 2 चीजों पर बात की, उसमें एक चीज थी हमारी जनरल टाइप ऑफ रिएक्शंस, 1 स्टेप एंड मल्टी स्टेप, 2 स्टेप एंड मल्टी स्टेप, और हमने इनके पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात की है। ओके, प्रतीक कुमार राय निश्चय बैच के बारे में पूछ रहे हैं, अभी मैं 5-7 मिनट बाद आपको बताऊंगा। पीयूष, ओके, सही है। ओके, राजकुमार अग्रवाल जी ने भी कर लिया है क्वेश्चन, बहुत अच्छे, गुड गुड गुड। ओके, इंडियन गेमिंग करके भी कोई बच्चे हैं, उन्होंने भी कर लिया है। हितेंद्र सिंह, इंडियन, ओके। सुधीर सिंह बना लिया इन्होंने, ईश्वर, शौर्य, कुशल, इन्होंने बना लिया है। तो ये आपके ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी कर्व। याद रखें, इस चैप्टर में हम जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे सेकेंड हाफ ऑफ चैप्टर में, तो हम जितनी भी रिएक्शंस कर रहे होंगे उसमें हम कम से कम 10-10, 15-15, 20-20 रिएक्शंस के पोटेंशियल एनर्जी कर्व बना रहे होंगे। और अगर आपने अभी चीज़ों को ध्यान से सुना और प्रैक्टिस की तो आप डेफिनेटली क्या कर पाएंगे, उस समय जितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, आप उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। गुड, सबने बना लिया, गुड गुड गुड। आइए, एक छोटा सा सेगमेंट है, इस सेगमेंट पर हम चलेंगे। ओके, एक छोटी सी चीज है, ये मैं मान सकता हूं कि आपको आती होगी, लेकिन मैं आप पे भरोसा नहीं करूंगा, मैं इसलिए मैं आपको बताऊंगा। बहुत छोटी सी चीज है, आपको पता है बेसिकली टाइप ऑफ रिएक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ फ्री एनर्जी, ये आपको, आप सबको आता है, लेकिन मैं फिर भी एक बार बताना चाह रहा हूँ। मैंने अभी जो भी पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाए हैं उसमें आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि प्रोडक्ट का लेवल, एनर्जी लेवल रिएक्टेंट से मैंने नीचे रखा था। ये आपने नोटिस किया होगा। मैंने ऐसा रिएक्टेंट यहाँ स्टार्ट किया और प्रोडक्ट यहाँ रखा था। जितनी भी रिएक्शन थी, चाहे वो 1 स्टेप हो चाहे वो मल्टी स्टेप हो, आपने देखा कि रिएक्टेंट से मैंने प्रोडक्ट का एनर्जी लेवल नीचे रखा था। दरअसल ये कोई ज़रूरी नहीं है
कि भैया आपका प्रोडक्ट का जो फाइनल एनर्जी होगा वो रिएक्टेंट से कम ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, ये कंपलसरी नहीं है, आपको ऐसे भी ग्राफ मिल सकते हैं। क्लियर? मैंने एक पर्टिकुलर एजम्पशन के साथ वो सारे पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाए थे। याद रखें, आपको पता होगा फ्री एनर्जी के बिहाफ पर इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इस टाइप की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं दोस्तों? हाँ, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन। गुड, अमन के हैं, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, वेरी गुड। सदानंद, संजय बिल्कुल सही बोल रहे। तो ये जो रिएक्शंस हैं, अब आप कहोगे कि सर ये हमें फिर कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें हम आगे, किसी ने बोला बिकॉज प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट मोस्ट ऑफ द केसेस। गुड गुड, क्रेजी, ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इनका, ये क्रेजी पबजी गेमर हैं। गुड, अच्छा लग रहा है कि आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं पबजी छोड़कर। गुड, सो इन्होंने बिल्कुल सही बोला है। इन्होंने बोला है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में, याद रखें इन्होंने जो स्पेशली लिखा है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस में होता है, हर रिएक्शन में प्रोडक्ट रिएक्टेंट से स्टेबल हो कोई जरूरी नहीं है। और इन सारी चीजों के एग्जांपल्स आपको मिलेंगे जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। ओके ओके, चलिए आइए, किसी ने हर्ष नीलाभ ने लिखा है कि क्या ये जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़े जब रिएक्शन स्टार्ट हो? ऑलवेज ये होगा ही होगा। ये आपको ऑर्गेनिक में जितनी भी रिएक्शंस मिलेंगी, रिएक्टेंट से अगर आप एक भी ट्रांजिशन करवाना चाहते हैं या आप चाहते हैं रिएक्टेंट्स किसी नई चीज में ट्रांजिट हो, कुछ नया बने, तो फर्स्ट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल रेज, ये बढ़ेगी। याद रखें, हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बात कर रहे हैं। ओके, आइए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन हमें सबको पता है। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, यहां पर ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो इस पर आप ये रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, आपको पता है हम एंथैल्पी डेल्टा एच, आई होप आप सब जानते होंगे, डेल्टा एच, डेल्टा एच से भी इसे रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम क्या रखते हैं? नेगेटिव। फिजिकल में आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी इससे पहले अखिलेश कांतेड़ सर ने क्लास ली फिजिकल की, वो आपको बहुत डिटेल में बताएंगे। और इंटरेस्टिंगली जहाँ तक मुझे पता है उसमें थर्मोडायनेमिक्स भी उन्होंने स्टार्ट किया है, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ें उसमें पता चलेंगी। और डेल्टा एच पॉजिटिव, आगे कई रिएक्शंस में डेल्टा एच की भी हम चर्चा करेंगे। तो ये आपका दो रिएक्शंस थी। तो भाई अगर हमारी रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती तो हमने जितने पोटेंशियल एनर्जी कर्व बनाए थे वो आपका प्रोडक्ट पर कंप्लीट होता। ओके, विक्रांत ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इन्होंने बोला है इज पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन स्टीरियो, इट्स पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन स्टीरियो। पोटेंशियल से इनका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, मैं ऐसा मान लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टीरियो पे डिपेंड करेगा? अब यार ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर आपके जो दो चीजें हैं, दो इंटरमीडिएट्स हैं या दो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं, कोई भी चीजें जो कि एक दूसरे की मिरर इमेज है, एनेंसियोमर्स, थोड़ा सा ऑप्टिकल की बात कर रहा हूं मैं, स्टीरियो इन्होंने बोला है, इसलिए अगर वो एनेंसियोमर्स हैं तो मेरे भाई मिरर इमेज होने की वजह से उनका एनर्जी लेवल, पोटेंशियल एनर्जी लेवल बिल्कुल सेम होगा। और बिल्कुल सेम होगा तो ग्राफ में वो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक ट्रांजिशन स्टेट और दूसरा उनकी क्या है भाई, दे आर मिरर इमेजेस, तो पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल सेम है, क्योंकि उनमें और कोई डिफरेंस नहीं है, ऑप्टिकल डिफरेंस है, बाकी कोई और डिफरेंस नहीं है, इसलिए वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में डिफरेंट नहीं दिखेंगे। लेकिन अगर किसी रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट्स या रिएक्टेंट्स बन रहे हैं या इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, अगर वो एनेंसियोमर्स के अलावा किसी और स्टीरियो रिलेशन में हैं तो उस समय उनकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। और उस समय हमें ना चाहते हुए भी ग्राफ में दोनों ट्रांजिशन स्टेट्स को दिखाना पड़ेगा। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ओके, सो मैंने बोला है, मैं कंक्लूड करता हूं कि इफ ट्रांजिशन स्टेट्स और इंटरमीडिएट्स आर एनेंसियोमर्स, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो वो पोटेंशियल एनर्जी कर्व में
नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, सेम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और अगर वो किसी अदर देन एनेंसियोमेरिक स्टीरियो रिलेशन में है तो फिर हमें डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमें उसे रखना पड़ेगा। ओके, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसके बारे में हमने अभी भी बात की। अब एक छोटी सी चीज पर हम और बात करेंगे, और वो छोटी सी चीज, ये जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ये डेफिनेटली आगे बहुत यूज होने वाली हैं। ये एक छोटी सी चीज सुने क्या है, हैमंड्स पोस्टुलेट। ओके, अब आप में से कई लोग कहेंगे यार अचानक सर को क्या हो गया, इतना खतरनाक सा नाम बोल दिया इन्होंने, हैमंड्स पोस्टुलेट क्या है, खाने की चीज़ है, पढ़ने की चीज़ है? तो मैं आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है हैमंड्स पोस्टुलेट। ये क्यों मैं अचानक यहाँ बीच में लेकर आ रहा हूँ, इसे समझें। हैमंड्स पोस्टुलेट, ये हैमंड्स दरअसल एक बंदा था और इसने अपनी राय रखी थी ट्रांजिशन स्टेट के बारे में। किसके बारे में रखी थी? ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हैमंड्स ने अपनी राय रखी थी। किसी भी रिएक्शन के ट्रांजिशन स्टेट के बारे में हम कुछ अगर पता करना चाहते हैं तो हैमंड्स के साथ जा सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ध्यान से सुने, हैमंड्स ने क्या बोला था। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं आप में से ही दो लोगों को ले लेता हूँ, पंकज प्रियदर्शी, पंकज को ले लेता हूँ और उषा को ले लेता हूँ, ठीक है, या मैं पीयूष को ले लेता हूँ। पंकज ओके और पीयूष, हैमंड्स, ठीक है, इट्स एन एक्चुअली, हैमंड्स नहीं है, हैमंड्स, लास्ट में ये थर्ड लास्ट एन है। ओके, पीयूष एंड पंकज, ये दो बच्चे हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों का, दोनों पढ़ रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं मैं मान लेता हूँ, और दोनों पेपर दे रहे हैं, और जो पेपर है उनमें जो रिजल्ट आ रहा है वो उन दोनों का काफ़ी क्लोज रिजल्ट आ रहा है। ये मैं हैमंड्स पोस्टुलेट के लिए एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पंकज और पीयूष, इन दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों ने साल भर खूब पढ़ाई की और इन्होंने एग्जाम्स में लगभग एक जैसा परफॉर्म किया, लगभग एक जैसा। दे आर वेरी क्लोज इन परफॉर्मेंसेस। और एट लास्ट जब आईआईटी का रिजल्ट आया, मुझे पता चला भी पंकज की रैंक आ गई 312, 312 रैंक आ गई जेईई एडवांस में फॉर एग्जाम्पल, और मुझे दूसरे बच्चे की, पीयूष की रैंक नहीं पता है। तो क्या मैं एक आइडिया लगा सकता हूं इस बिहाफ पर कि थ्रू आउट द ईयर इन दोनों ने लगभग एक जैसा परफॉर्म किया था? मेरे ख्याल से एक यूजुअल आंसर होना चाहिए यस, एक यूजुअल आंसर होना चाहिए हाँ सर, बिल्कुल उसी के आसपास रैंक होगी, अनटिल अनलेस हम कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक या स्पेसिफिक केसेस पर ना जाएं तो। क्लियर? तो हैमंड्स ने भी यही बोला। हैमंड, ध्यान से सुनेंगे सारे लोग, एक लाइन में ही समझ में आ जाएगा। हैमंड्स ने यह बोला था कि ट्रांजिशन स्टेट, हमने अभी एग्जांपल से क्या समझा कि जो दो पोटेंशियली क्लोज चीजें हैं वो एक जैसी प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करेंगी। जो दो चीजें पोटेंशियली क्लोज हैं वो एक जैसा क्या करेंगे, बताइए, प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करेंगे, शो करेंगे। तो आइए जरा ध्यान से देखें, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। आप मुझे बताइए ट्रांजिशन स्टेट का पोटेंशियल एनर्जी किसके करीब है, रिएक्टेंट के करीब है या प्रोडक्ट के करीब है? यही आपको देखना है। ये देखिए, दोनों में देखिए, दोनों में देखिए और बताइए जरा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ओके वेरी गुड, जितेंद्र यादव, इन्होंने बिल्कुल सही बोला है सर, इट मींस एनर्जी ऑफ टीएस विल क्लोजर टू दैट विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ। अब ये इन्होंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, स्ट्रक्चर या स्ट्रेंथ में समझ नहीं पा रहा हूं। शुरुआत में इन्होंने लिखा है इट मींस एनर्जी ऑफ टीएस जिसके भी क्लोज होगी। हाँ, गुड गुड गुड। इन्होंने लिखा है इस ट्रांजिशन स्टेट डिपेंड्स अपॉन एंट्रोपी। हम एंथैल्पी की बात कर रहे हैं, फ्री एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये उस चीज पर जाएगा। ओके हाँ, ओके, इन्होंने आंसर दिया है, स्नेहा सी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है पहले वाले में। वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। ओके, वर्षा जैन, अक्षुण्य, रंजन, ओके, प्रगुण, अपूर्व, बिल्कुल सही। पहले वाले में आप देखें ट्रांजिशन स्टेट रिएक्टेंट के क्लोज है और सेकेंड वाले में प्रोडक्ट से क्लोज है।
हाँ गुड, तो आपको हेमंड्स पोस्टुलेट आ गया। हाँ वेरी गुड वेरी गुड आदित्य कुमार, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक, क्लियर क्लियर क्लियर, ओके ओके वेरी गुड। आइए रिएक्टेंट इन एक्सो लिखा है, रिएक्टेंट इन एक्सो एंड प्रोडक्ट इन एंडो, बिल्कुल सही है। अब इस चीज को समझें, यही है हेमंड्स पोस्टुलेट। हेमंड्स ने बोला कि ट्रांजिशन स्टेट जिसके भी पोटेंशियली क्लोजर होगा उसी की प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्ट करेगा। गौरव कुमार बिल्कुल सही, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आइए यहां पर मैं कंक्लूड करता हूं कि TS would reflect similar properties, सही है, with reactant, सही है, in बोलो किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, in exothermic reaction, because both are potentially क्या हो जाएंगे, क्लोजर, पोटेंशियली क्लोजर। ओके समझ लें आप, एक्सोथर्मिक मैंने लिखा है TS वुड रिफ्लेक्ट, ट्रांजिशन स्टेट वुड रिफ्लेक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज विथ रिएक्टेंट, एज लाइक रिएक्टेंट कर लेते हैं, एज लाइक रिएक्टेंट, ठीक है। और यहां के लिए आप खुद लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट आपको खुद लिखना है, ठीक है। यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, बोलिए, TS वुड रिफ्लेक्ट, इसके लिए जब लिखेंगे, इसके लिए लिखना है TS वुड रिफ्लेक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज एज लाइक प्रोडक्ट, क्लियर, इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्टेंट की जगह क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट, और एक्सोथर्मिक की जगह क्या आ जाएगा, एंडोथर्मिक। तो यहां मत चेंज कर लेना, हाँ नया पॉइंट लिखेंगे हम, नया पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। और नए पॉइंट में हम लिखेंगे ट्रांजिशन स्टेट वुड रिफ्लेक्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज एज लाइक प्रोडक्ट इन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज दे आर पोटेंशियली क्लोजर। सही बात है। सो ये हेमंड्स पोस्टुलेट है। अब आप इसका यूज, इसका एप्लीकेशन पार्ट पर हम बात करेंगे अगली क्लास में, और अगली क्लास में बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजा आने वाला है आपको। अब जैसे निश्चय बैच के कुछ बच्चे इसमें थे, निश्चय बैच के जो बच्चे हैं, आपका शेड्यूल आपको मैसेज हो जाएगा, आजकल में आ जाएगा आपके पास, आपकी क्लासेस का क्या है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगा। वैसे ऑर्गेनिक की क्लास में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि अभी जो चैप्टर है, मैंने आपको, आप में से सब बच्चों को बोला था कि हम रिवीजन भी करेंगे प्रीवियस चैप्टर्स का। तो वो रिवीजन इसीलिए मुमकिन है क्योंकि ये जो कंटेंट आ रहा है, इस कंटेंट को आप ऑलमोस्ट बिना, अगर आपको वो चैप्टर्स बहुत अच्छे क्लियर नहीं हैं तो उसके बावजूद भी हम इसे कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम रिवीजन भी उसके बारे में भी जल्दी इन्फॉर्म करेंगे, नेक्स्ट वीक में ही हम आपको बता देंगे। बाकी आप इतना करके रखें और फिर आपको जो कंटेंट, मटेरियल, सीट, DPPs वो सब आपको मिलेगी। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, और जब तक, देखिए आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा कोई बुक नहीं करनी है, एक्स्ट्रा कोई मटेरियल नहीं करना है, जो मैं बताऊं बस वही करना है, इसलिए एकदम रिलैक्स रहें। हाँ ये क्या पूछ रहे हैं, सेठी जी पूछ रहे हैं, क्या एवरी बैच क्लासेस आर इन यूट्यूब, राइट बेटा, ये कल से स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली सारी बैच, जितने भी बैच हैं, नीलगिरी, शिवालिक, कैलाश, हाँ ओके, ये सारे इसी में ही हैं, एन स्टार 1, हाँ ओके ओके ओके। सो ये करके रखें और रिवाइज करके रखें। थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा है, अगली क्लास में बहुत मजा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। मैंने जैसा बोला था, रिलैक्स रहें, घर के अंदर रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। थैंक यू, धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।